नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से है। बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत हुई है। दिल्ली आवास पर फंदे से उनका शव लटका हुआ मिला है। खुदकुशी की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। दिल्ली में बीजेपी के सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। रामस्वरूप शर्मा हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद थे। उनका शव दिल्ली स्थित उनके निवास में फंदे से लटका मिला है। सांसद का निवास आरएमएल अस्पताल के नजदीक बने गोमती अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 214 में है। मौत के कारणों का फिलहाल सटीक पता नहीं चल पाया है। सूत्रों के मुताबिक उनके पारिवारिक रिश्तों में कड़वाहट थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत हुई है। उनका शव दिल्ली स्थित आवास पर फंदे से लटका हुआ मिला है। मौत के कारणों का फिलहाल कोई खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। सूत्रों की माने तो उनके पारिवारिक रिश्तों में कड़वाहट चल रही थी। बुलेटिन में अब बात कोरोना पर। आज पीएम की बड़ी बैठक की। सभी राज्यों के सीएम के साथ वो बैठक करेंगे। वीसी के जरिए ये संवाद रहने वाला है। दोपहर 12:30 बजे ये बैठक होगी। वैक्सीनेशन अभियान पर भी पीएम फीडबैक लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। कोरोना पर यह एक बड़ी बैठक प्रधानमंत्री की है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस वीसी के जरिए उनके साथ जुड़ेंगे। दोपहर 12:30 बजे का वक्त तय किया गया है इस बैठक का। और जो चर्चा है वो यह है कि वैक्सीनेशन अभियान पर प्रधानमंत्री तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फीडबैक यहां पर लेंगे। और इसके अलावा कोरोना को लेकर दूसरी कई चीजों पर भी इस बैठक के दौरान मंथन रहने वाला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कोरोना पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बैठक करेंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उनका संवाद होगा। वीसी के जरिए ये संवाद रहने वाला है। वैक्सीनेशन अभियान का फीडबैक भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से लेंगे। दोपहर 12:30 बजे का जो वक्त है वो तय किया गया है इस वीसी का। अब बात कर लेते हैं मरुधरा में कोरोना पर अपडेट की। कोरोना पॉजिटिव 3.23 लाख के पार प्रदेश में पहुंच चुके हैं। वही 65.40 लाख से ज्यादा सैंपलिंग प्रदेश में हुई है। 2661 एक्टिव केस अभी भी कोरोना के हैं। वहीं 151 रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड 241 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अब तक 2791 लोगों ने जान कोरोना के चलते गंवाई है। वहीं 24 घंटे में एक व्यक्ति की मौत भी कोरोना के कारण हुई है। तो ये मरुधरा में कोरोना को लेकर ये अपडेट आपके सामने हम रख रहे हैं। आपको बताएं कि कोरोना पॉजिटिव जो लोग हैं उनकी संख्या 3,23,000 के पार हो चुकी है। वहीं 65,40,000 से ज्यादा की सैंपलिंग प्रदेश में कोरोना की हुई है। बात की जाए यदि एक्टिव केस की तो वो 2661 है। 151 लोग रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 241 का ये आंकड़ा है, यानी कि 241 पॉजिटिव केस प्रदेश में बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। वहीं अब तक बात की जाए तो 2791 लोग कोरोना के चलते जान गंवा चुके हैं। 24 घंटे में एक व्यक्ति की मौत भी कोरोना के कारण हुई है। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मासूम से दुष्कर्म मामले में अपडेट सामने आया। आज कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाएगी। 15 दिन में दोषी करार दिया गया था। 19 फरवरी को यह पूरी वारदात हुई थी। 9 दिन में ही जो चालान है वो पेश हो गया था। 27 लोगों की इस पूरे मामले को लेकर गवाही हुई थी। सोमवार को बहस पूरी हो चुकी है। 5 साल की मासूम से दरिंदगी ये की गई थी। तो झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर की जो दुष्कर्म मामला है उसमें आज अपडेट आने वाला है। कोर्ट इस पूरे मामले में आज फैसला सुनाएगा और 15 दिन में जो दोषी है वो करार दे दिया गया था इस पूरे मामले में आरोपी को। 19 फरवरी को ये पूरी वारदात हुई थी। 9 दिन में चालान पेश कर दिया गया था पुलिस की तरफ से। बात की जाए यदि गवाहों की तो 27 लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर गवाही दी थी। सोमवार को इस पूरे मामले में बहस पूरी हो चुकी थी। 5 साल की मासूम से दरिंदगी का ये पूरा मामला है। तो
तो आपको बताएं कि झुंझुनू से ये बड़ी खबर, जहां पर मासूम से दुष्कर्म मामले में आज कोर्ट का फैसला आ जाएगा। सजा पर फैसला कोर्ट आज सुना देगी। 15 दिन में जो आरोपी था उसको दोषी करार दे दिया गया है। 19 फरवरी को ये पूरी वारदात हुई थी। 9 दिन में इस पूरी घटना का जो चालान था वो पेश किया गया। 27 लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर, मासूम से दरिंदगी मामले को लेकर 27 लोगों ने गवाही दी थी। सोमवार को इस पूरे मामले में बहस पूरी हो चुकी है। अब सजा पर फैसले का इंतजार है। और ये पूरा मामले की बात करें तो 5 साल की जो मासूम थी उसके साथ दरिंदगी का ये पूरा मामला है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, आईसीयू में मरीज के साथ छेड़छाड़ हुई है। निजी अस्पताल में मेल नर्स ने ये छेड़छाड़ की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मरीज का कुछ दिनों पहले ही ऑपरेशन हुआ था। चित्रकूट थाना पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर मामला भी दर्ज किया है। धारा 376 में ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। तो जयपुर से ये खबर है, जहां पर आईसीयू में मरीज के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। दरअसल एक महिला का ऑपरेशन इस अस्पताल के अंदर, निजी अस्पताल में हुआ था और ऑपरेशन होने के बाद में निजी अस्पताल में मेल जो नर्स था उसने इस महिला मरीज के साथ में छेड़छाड़ की। पुलिस ने आरोपी को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी कर लिया है, मेल नर्स को। और यदि बात की जाए मरीज की, तो मरीज का कुछ वक्त पहले ही जो ऑपरेशन था वो यहां पर हुआ था और उसके बाद में जो मेल नर्स था उसने देखने के बहाने छेड़छाड़ यहां पर की है। कोटा में किशोरी के साथ गैंगरेप मामले में सुकेत एसएचओ और एक एएसआई पर गाज गिरी है। मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी और लापरवाही बरतने पर एसएचओ नारायण को लाइन हाजिर और एएसआई बाबूलाल को सस्पेंड किया गया है। एसपी शरद चौधरी ने देर रात दोनों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। तो ये कोटा से खबर है, जहां पर कोटा के अंदर किशोरी के साथ गैंगरेप मामले में सुकेत जो थाने के एसएचओ हैं उन पर और एक एएसआई पर गाज गिर चुकी है। मामले में एफआईआर दर्ज करने में जो देरी की गई, लापरवाही बरती गई, उसको लेकर एसएचओ नारायण को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसके साथ ही जो एसआई हैं बाबूलाल, उनको सस्पेंड किया गया है। एएसपी शरद चौधरी ने देर रात दोनों के खिलाफ कार्रवाई के जो आदेश हैं वो जारी किए हैं। द्वारा अपनी पीड़ित बालिका के साथ जो है श्रीमान डिप्टी साहब रामगढ़ मंडी के समक्ष पेश हुई थी। निवासी एक महिला के द्वारा अपनी पीड़ित बालिका के साथ जो है श्रीमान डिप्टी साहब रामगढ़ मंडी के समक्ष पेश हुई थी। कोटा में किशोरी से दरिंदगी के मामले में बाल कल्याण समिति को पीड़िता ने आपबीती सुनाई तो समिति की सदस्यों की आंखें नम हो गई। 15 साल की लड़की ने बताया कि उसे बदमाश हर रोज नशा देते थे, कभी शराब, कभी स्मैक तो कभी चरस। लड़की के साथ इतनी हैवानियत को देखकर बाल कल्याण समिति के सदस्यों के पैरों की जमीन खिसक गई। बाल कल्याण समिति की सदस्य मधुबाला शर्मा ने बताया कि मामले में शामिल 20 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अब कोशिश होगी कि इस घटना का कोई भी आरोपी नहीं बच पाए। साथ ही पीड़िता और उसके परिजनों का पुनर्वास किया जाएगा, उन्हें हर संभव जो सहायता है वो दिलाई जाएगी। वहीं पूरे मामले की रिपोर्ट बाल कल्याण समिति ने बाल संरक्षण आयोग में भी भेजी है। बच्ची जो है पीड़िता 15 साल की वर्षीय है, उससे हम लोग मिले। बाल कल्याण समिति की तरफ से मैं और फातिमा जी हम लोग गए वहाँ पर। ये भारत का सबसे जघन्य अपराध है। इसमें 20 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और भी कहीं अगर अपराधी इसमें आएंगे निकल कर तो उन्हें भी उनकी सजा दिलाई जाएगी। खबरों में बात राजस्थान विधानसभा के सत्र की। सदन में आज भी हंगामे के आसार रहने वाले हैं। विधानसभा का जो कार्यवाही है वो शुरू हो चुकी है। प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू हुई है। सदन में आज कुल मिलाकर 55 सवाल रखे जाएंगे। ऊर्जा, कृषि, शिक्षा पर सवाल जवाब सदन के अंदर रहने वाले हैं। प्रस्ताव के अंदर हमारे नेता प्रतिपक्ष, उपनेता और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये तीनों लोग मिलने के लिए गए थे और उन्होंने सहमति इस बात की बनी थी कि क्वेश्चन आवर होगा। क्वेश्चन आवर के बाद में शून्यकाल के अंदर इस विषय के ऊपर प्रतिपक्ष के द्वारा विषय वस्तु रखी जाएगी और तत्काल सरकार उसका जवाब देगी। उस जवाब से यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और उपनेता ये अगर संतुष्ट हैं तो सदन की कार्रवाई चलेगी। और यदि सरकार ने गोलमोल जवाब देने की कोशिश की या तथ्यों से परे जाकर बात करने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी जो कल वाला जो स्टैंड था वो स्टैंड बरकरार रखेगी। फोन टैपिंग कल हमने
दिन भर इस पर आक्रोश व्यक्त किया, वेल में जाकर के हमने धरना दिया। उसके बाद हमारे नेताओं के साथ बातचीत में आज चर्चा के बारे में सहमति हुई है। मुझे लगता है कि हम ये प्रश्नकाल के बाद इस पर चर्चा होगी और चर्चा में हम भी अपना पक्ष रखेंगे और सत्ता पक्ष भी अपना रखेगा। उसके बाद उनका जवाब किस तरह का आता है उस पर हमारी अगली रणनीति निर्धारित होगी, क्योंकि हमारा स्पष्ट आरोप है कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र में जो आपने टेपिंग करके लोकतंत्र की हत्या की है उसके लिए जवाब देना पड़ेगा। उसके पहले विभिन्न राज्यों के 2 मुख्यमंत्री इसी फोन टैपिंग को लेकर के इस्तीफा दे चुके हैं। अतः हमारी मांग रहेगी और ये इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। 4 FIR दर्ज हैं जिसके हमने नंबर बता दिए और मुख्य सचेतक ने FIR दर्ज करवाई है, उस उन्होंने नाम लिखे हैं। उसके बाद क्या प्रमाण चाहते हैं ये हमें समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी चर्चा में हाँ भरी है तो हम निश्चित रूप से भाग लेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। और हमारा मत होगा कि सरकार, मुख्यमंत्री जी इस पर अपना स्पष्ट वक्तव्य देते हुए मांग रहेगी कि वो त्यागपत्र दें। कि मैं इस पर बहुत पहले बोल चुका हूं, बेवजह आपसी वर्चस्व की लड़ाई के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वसुंधरा जी की जो एक्टिविटी शुरू हुई उससे जो बीजेपी का वर्तमान नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, कटारिया जी और राजेंद्र राठौड़ के सीने पर सांप लौट रहे हैं, क्योंकि जो समर्थन उनको अपनी धार्मिक यात्रा में मिला वो समर्थन इनको हल्ला बोल कार्यक्रम में नहीं मिला। बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाई। पूरे 18 तारीख तक विधानसभा है। बजट सत्र में गहलोत सरकार के बजट ने बीजेपी के सारे जो मन में बड़े बड़े षड्यंत्र थे फेल कर दिए। इतना अच्छा बजट आया कि मोदी सरकार का बजट पिट गया। और मेरी खुली चुनौती है बीजेपी के लोगों को, 18 को विधानसभा खत्म होने के लिए जा रही है। आप विधानसभा के अंदर और बाहर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए, अब आप सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने के लिए फोन टेपिंग का मामला लाएं। यदि आप में हिम्मत है तो गहलोत सरकार के बजट की और मोदी सरकार के बजट की किसी भी मंच पर तुलना कर लो। हमारे पार्टी के नेता और प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान गुलाब सिंह जी, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुधीर शर्मा राजस्थान विधानसभा से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। सुधीर, यदि कल की बात की जाए तो कल हमने देखा था कि फोन टेपिंग को लेकर हंगामा विधानसभा में देखने को मिला था। यदि आज की क्या बात की जाए तो क्या आज वापस से वही हंगामा देखने को मिलेगा? क्या कुछ खास रहने वाला है आज? देखिए, आज का विधानसभा के सत्र के दौरान जो सदन में आज सबसे अहम जो है वो शून्यकाल रहने वाला है। वजह साफ है कि फोन टेपिंग मामले पर कल बीजेपी के विधायकों ने वेल में जाकर धरना दिया था और धरना भी जब विधानसभा की जो कार्रवाई है वो खत्म होने के बाद भी जारी रहा और स्पीकर के चैम्बर में ये इस बात की सहमति बनी कि कल शून्यकाल में इस पर व्यवस्था दी जाएगी। यानी कि अब जो भाजपा विधायक है वो फोन टेपिंग मामले के तथ्य सदन में रखेंगे और उसके ऊपर सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल जवाब देने वाले हैं। अभी आज सुबह की बात की जाए तो बीजेपी के वरिष्ठ विधायकों की रणनीति तैयार की है कि किस तरह से मुद्दे को सदन के अंदर रखा जाएगा। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने जो वरिष्ठ के पुलिस अधिकारी हैं जो इस केस से संबंधित रहे हैं, जो कि जिस जवाब को लेकर ये पूरा बवाल खड़ा हुआ है, उन सबसे पूरी मंत्रणा कर चुके हैं। तो पूरी तौर से माने जाए कि 2 मुद्दे अहम हैं वो रहने वाले। एक फोन टेपिंग का मुद्दा अहम रहेगा, वहीं दूसरी ओर जो भाजपा विधायक मदन दिलावर को 7 दिन के लिए सदन से जो बाहर निकाला गया है उसका मुद्दा भी रहेगा, क्योंकि कल अध्यक्ष ने इस बात पर सहमति जता दी थी कि नापक लॉबी तक मदन दिलावर जा सकेंगे, लेकिन सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे जब तक कि यह फैसला नहीं हो जाता। कल यही बात है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी दोहरा दी थी कि वो सदन के बाहर ही रहेंगे। जब सहमति बनेगी और प्रस्ताव सदन से पारित किया जाएगा वापस अंदर लेने का, तभी वो अंदर जा सकते हैं। तो आज का जो शून्यकाल है उस पर सबकी निगाहें आकर टिकी हुई है कि फोन टेपिंग वाले मसले पर सरकार का क्या जवाब आता है और विपक्ष के तौर पे बीजेपी क्या तथ्य सदन के अंदर रखने वाली है। जी सुधीर, प्रश्नकाल की बात की जाए तो प्रश्नकाल में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा यहाँ पर की जानी है? ऐसे कौन से सवाल खासतौर पर जनता से जुड़े हुए लगे हुए हैं इसमें? देखिए, आज जो सवाल सबसे महत्वपूर्ण जो है शिक्षा से जुड़े हुए सवाल लगे हैं, वन से जुड़े हैं और खासतौर से जो मुख्यमंत्री के विभागों से जो जुड़े हुए हैं।
वो सवालों पर चर्चा अभी सदन के अंदर जारी है। लेकिन ऐसा कोई सवाल बड़ा नजर नहीं आ रहा जिसको लेकर के किसी गतिरोध के उत्पन्न होने की संभावना हो। जी चलिए सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा विधानसभा परिसर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बता रहे थे कि आज शून्यकाल के अंदर वापस से फोन टेपिंग का जो मामला है वो यहां पर उठ सकता है और उसको लेकर जो तैयारियां हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर जो विपक्ष हो, उसकी तरफ से की जा रही है। सत्ता पक्ष की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। प्रश्न संख्या 2217। अध्यक्ष महोदय, खंड एक ही खंड है। किसी स्थान पर मुंसिफ न्यायालय की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श व प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंड के अनुसार उस क्षेत्र के 1700 से लेकर के 2000 तक प्रकरण लंबित होने पर ही की जा सकती है। भविष्य में बसेड़ी क्षेत्र में सुनवाई योग्य लंबित प्रकरणों की संख्या निर्धारित मापदंड के अनुसार होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें दूसरा प्रश्न है कि कितने एसडीएम मुख्यालय ऐसे हैं जहां अभी म्युनिसिपल कोर्ट न्यायालय नहीं है? बसेड़ी का पूछ रहे हो, कहाँ एसडीएम को हेडक्वार्टर बजा रहे हो यार? अध्यक्ष महोदय, इसमें फिर मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और है। केसेस के आधार पर होता है, 1700 केसेस बसेड़ी में होंगे तो बसेड़ी में हो जाएगा। अगला प्रश्न श्रीमती अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बता प्लीज, समझा बात को। अपना एक छोटा सा क्वेश्चन है, हर बार यही उत्तर आता है कि वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर उपचुनाव पर समीक्षा बैठक का आयोजन है। सीईओ प्रवीण गुप्ता समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उपचुनाव की तैयारी को लेकर वो बैठक कर रहे हैं। संबंधित जिला कलेक्टर्स के साथ ये चर्चा की जा रही है। एसपी और संबंधित अधिकारियों से वो फीडबैक भी ले रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये समीक्षा बैठक की जा रही है। सीईओ प्रवीण गुप्ता फीडबैक वीसी के जरिए यहां पर ले रहे हैं। तो जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर उपचुनाव को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। सीईओ प्रवीण गुप्ता ये समीक्षा बैठक ले रहे हैं। उपचुनाव की तैयारी को लेकर ये समीक्षा की जा रही है। जो जिले हैं संबंधित उनके जिलों के कलेक्टर्स और इसके अलावा जो एसपी हैं और जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे जो फीडबैक है वो सीईओ प्रवीण गुप्ता ले रहे हैं। प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 17 अप्रैल को वोटिंग होगी और 2 मई को नतीजे आ जाएंगे। देखिए एक रिपोर्ट। दाता आज 4 महीने से बैठा है, उसकी जो तप है ना, उसकी जो ज्वाला है ना, वो उगल रही है। ये इनके सपनों को जला के राख कर देगी। सरकार के खिलाफ एक जन आक्रोश है, वो कांग्रेस पार्टी की हार का कारण बनेगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इन तीनों उपचुनाव में जीतेगी। 3 सीटों पर रण का ऐलान हुआ और रणबांकुरे जीत का दावा करने लगे, क्योंकि युद्ध में रणनीतियों की ही नहीं दावों की भी जरूरत पड़ती है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, उन्हें चुनावी समर के लिए एकजुट करने के लिए उपचुनावों में जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। उपचुनावों को देखते हुए कांग्रेस में सीएम गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की खाई भी पड़ती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गई हैं, जिसकी वजह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पहल मानी जा रही है। आपको बता दें कि 16 मार्च को ही प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, जिसके बाद चुनावी सरगर्मियां जोर पकड़ने लगी हैं। इन तीनों सीटों पर 17 अप्रैल को मतदान होगा। सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद में उपचुनाव। 23 मार्च से 30 मार्च तक नामांकन। 3 अप्रैल तक नाम वापसी हो सकेगी। 2 मई को मतगणना होगी। बल्लभनगर उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान नहीं। कोरोना काल में पहली बार विधानसभा उपचुनाव। उपचुनाव में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। कोरोना के चलते ऑनलाइन नामांकन भरे जा सकते हैं। चुनावी सभा, वाहनों की अनुमति जैसे काम ऑनलाइन होंगे। सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए विधायकों के निधन के कारण उपचुनाव होंगे। इन 3 सीटों में से 2 पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी ने चुनाव जीता था।
सहाड़ा विधानसभा सीट से कैलाश त्रिवेदी विधायक थे, जिनके निधन से यह सीट खाली हो गई। सुजानगढ़ सीट मास्टर भवनलाल के निधन की वजह से खाली हुई है। वहीं राजसमंद विधानसभा सीट से बीजेपी की किरण माहेश्वरी थी, जिनके निधन से ये सीट खाली हो गई है। वहीं राज्य की 4 विधानसभा सीटों में उदयपुर की वल्लभनगर सीट भी खाली है, जहां से कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का 20 जनवरी को निधन हो गया था। अभी उनके निधन को 7 महीने नहीं हुए हैं, जिसके कारण यहां का चुनाव अब जून के बाद होगा। अगर बात मतदाताओं की करें तो सहाड़ा विधानसभा में कुल 2,47,400 मतदाता हैं, जिनमें से 1,24,100 पुरुष और 1,23,300 महिलाएं हैं। सुजानगढ़ में 2,74,792 मतदाता हैं, जिनमें से 1,43,374 पुरुष और 1,31,418 महिला मतदाता हैं, जबकि राजसमंद विधानसभा में 2,21,610 मतदाताओं में से 1,12,718 पुरुष और 1,08,892 महिला मतदाता हैं। मतदान के लिए सहाड़ा में 387, सुजानगढ़ में 418 और राजसमंद में 340 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना के चलते ऑनलाइन नामांकन की भी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। 3 जिलों में घोषणा के साथ ही आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसके तहत सरकारी वाहनों के उपयोग पर भी रोक रहेगी। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकाशन सामग्री जैसे पोस्टर, पैम्फलेट के प्रकाशक और मुद्रक का नाम आवश्यक रूप से प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वाले प्रिंटिंग प्रेस मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चुनावी खर्चे पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। चुनावी खर्च की सीमा को 28 लाख से बढ़ाकर 30.80 लाख रुपए कर दिया गया है। बहरहाल बिगुल बज चुका है और दलों पर अब अपने प्रत्याशियों की घोषणा का दबाव है। दोनों ही दल जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे, जिनका फैसला जनता जनार्दन करेगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। खबरों में बात अब बीजेपी के हल्ला बोल की। जयपुर में बीजेपी की तरफ से हल्ला बोल का आयोजन किया गया है। जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन बीजेपी कर रही है। सतीश पूनिया के नेतृत्व में इस हल्ला बोल कार्यक्रम को रखा गया है। जिला कलेक्टर को अब ज्ञापन भी दिया जाएगा। तो प्रदेश सरकार पर जन विरोधी नीतियां लागू करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी हल्ला बोल कर रही है। और हमारे साथ में राकेश शर्मा, हमारे सहयोगी जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उनके पास चलते हैं। राकेश, क्या कुछ खास है? देखिए दीपक, जिस तरीके से बीजेपी ने जो लगातार राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, उसी के तहत आज एक हल्ला बोल कार्यक्रम रखा है। इसमें जो बीजेपी ने 2 सूत्री जो है उसमें बात है, एक तो भ्रष्टाचार और एक अत्याचार। जो हाल ही में जिस तरीके से जो मामले सामने आए हैं, चाहे पुलिस थानों में सामने आए हों या महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म के मामले हैं या जो नाबालिग बच्चियों के साथ जिस तरीके के दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं, तो बीजेपी लगातार इस मामलों को लेकर जो है सरकार पर हमला बोल रही है और जो आरोपी हैं या जो इस तरह के अपराधी हैं उन पर कार्रवाई करने की मांग कर रही है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को लेकर भी बीजेपी यहां पर विरोध कर रही है। इसको लेकर के यहां पर जो करीब 10:30 बजे रैली शुरू होनी थी, 11:15 के आसपास टाइम हो गया है। जो कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं, यहां से हम दिखाना चाहेंगे सीधी तस्वीरें। यहां से कलेक्ट्रेट जाएंगे, कलेक्ट्रेट को जाकर जिला कलेक्टर को यहां से ज्ञापन देंगे। तो महिलाएं यहां पर बड़ी तादाद में पहुंची हैं, चूंकि महिला सुरक्षा का मामला है और भ्रष्टाचार का मामला है। तो अभी यहां पर जो सभी बीजेपी की कार्यकर्ता महिलाएं हैं वो अपने हाथों में बैनर होर्डिंग लेकर के और इस आंदोलन में आई हैं, इस पूरे हल्ला बोल कार्यक्रम में आई हैं। यहां पर चूंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के आने का कार्यक्रम था, लेकिन जिस तरीके से हमें बताया गया कि वो संभवतः यहां पर नहीं पहुंच रहे। इसके अलावा जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं भाजपा के नेता राजपाल सिंह शेखावत, वो यहां पर आए हैं। तो अब से कुछ समय बाद ये रैली यहां से शुरू होगी, जिला कलेक्टर तक जाएगी और वहां जाकर के जो है ज्ञापन देगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जो है ज्ञापन दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, डॉक्टर सतीश पूनिया जिंदाबाद। चलिए राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी राकेश शर्मा में बता रहे थे कि बीजेपी की तरफ से हल्ला बोल कार्यक्रम रखा गया है। कुछ देर में मनी पार्क में जो अग्निशमन कार्यालय है वहां से बीजेपी के कार्यकर्ता रवाना होंगे और जिला कलेक्ट्रेट जाएंगे और कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दौसा के छारेड़ा गांव में 27 मार्च को किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसमें किसानों के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत भाग लेंगे। किसान महापंचायत में तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
23 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। जो केंद्र सरकार ने 3 काले कानून लागू किए हैं देश के ऊपर, उससे किसान परेशान है। जो कि आज हिंदुस्तान का किसान हर जगह पंचायत कर रहा है और अपनी बात कह रहा है कि हमें ये कानून नहीं चाहिए। उन कानूनों को रद्द करने के लिए एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है पचवारा की धरती पर, जिसके अंदर जो कि राष्ट्रीय किसान नेता हैं टिकैत जी और उनकी जो 11 सदस्यीय पाली के सोजत में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां आलावा स्मारक पर बदमाशों ने पिस्टल के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवार 3 बदमाश युवक से 1 किलो सोने के आभूषण से भरा बैग लूटकर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने आनन फानन में मामले की जानकारी पुलिस को दी। रिपोर्ट के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी करते हुए कार्रवाई की, लेकिन लुटेरों का सुराग नहीं मिल पाया। बता दें कि 1 किलो सोने के जेवरात की कीमत लाखों है। इसके बाद जान जोखिम में लेकर मोहनलाल के अकेले बाइक पर जाने की बात पुलिस के गले नहीं उतर रही है। वहीं सुनसान इलाके से पहले हुई लूट की घटना से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जैसलमेर में रामदेवरा पुलिस ने छायण गांव में सोलर प्लांट में चोरी की कोशिश करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। टाटा सोलर प्लांट में दोनों सोलर पैनल्स प्लेटें चुराने की कोशिश की थी। दोनों आरोपी प्लेटें पिकअप में ले जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही वहां सुरक्षा गार्ड पहुंचा तो उसे देख पिकअप छोड़कर फरार हो गए। शिकायत के बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों को पकड़ लिया है। रामदेवरा में छायण गांव में एक टाटा सोलर प्लांट है, जिसमें गुलाब सिंह और जेटू सिंह नाम के 2 व्यक्तियों ने वहां से सोलर पैनल्स जो प्लेटें हैं वो चुराने के लिए वहां पर गए और चुरा करके गाड़ी के अंदर रखी। उस दौरान वहां की सिक्योरिटी और चौकी के जो स्टाफ है उनको पता चल गया, तो वो गाड़ी वहीं छोड़ करके भाग गए। भरतपुर की कामा पुलिस ने 4 गोवंश समेत एक गाड़ी को जब्त किया है। गौ तस्कर हरियाणा की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने गांव बिरार के पास घेराबंदी की और गाड़ी को जब्त कर लिया। हालांकि गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। बरामद किए गए गोवंश को गौशाला भिजवा दिया गया है। वहीं तस्करों की तलाश जारी है। बिरार गांव में एक स्कॉर्पियो गाड़ी स्लेटी रंग की, जिसमें गाय भर रखी है, गौ तस्कर लेके आ रहे हैं। सूचना पर हम बिरार गांव पहुंचे तो स्कॉर्पियो गाड़ी स्कूल के पास छोड़कर अज्ञात मुलजिम भाग गए। गाड़ी के अंदर देखा तो जिसमें 3 गाय 1 बछड़ा। वैसे तो राजस्थान के सभी जिलों में पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 100 रुपए और डीजल के दाम करीब 92 रुपए तक पहुंचे गए हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां आज भी 90 रुपए से कम कीमत पर पेट्रोल और 89 रुपए प्रति लीटर डीजल मिल रहा है। दरअसल राजस्थान की सीमाएं गुजरात से लगती है और गुजरात में वेट कम होने से यहां पेट्रोल के दाम राजस्थान से कम है। ऐसे में गुजरात की सीमा से लगते डूंगरपुर के लोग गुजरात की सीमा में जाकर पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं, जिससे प्रदेश के कई पेट्रोल पंप वीरान पड़े हैं।